नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष जहां धनखड़ पर सरकार द्वारा दबाव लगाए जाने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जगदीप धनखड़ का पद से इस्तीफा देने का कारण स्वास्थ्य नहीं बल्कि कुछ और है। तमाम तरह की अटकलों के बीच धनखड़ पर पहले विपक्ष को इग्नोर करने का आरोप भी लगता रहा है। अचानक विपक्ष को लेकर धनखड़ का नरम हो जाना क्या कहता है। एक दौर था जब कांग्रेस उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तक ले आई थी। ऐसे में कांग्रेस आज उनके इस फैसले से व्यथित क्यों है। सवाल यह भी कि जब धनखड़ खुद 10 जुलाई को अगस्त 2027 तक रिटायर होने की बात कह चुके थे, तो क्यों सत्र के बीच में ही उपराष्ट्रपति के पद उनको त्यागना पड़ा। आखिर क्या है सत्र के बीच में पद छोड़ने की असली वजह। क्यों स्वास्थ्य कारणों का हवाला विपक्ष के गले नहीं उतर रहा। तो धनखड़ के सियासी सफर का हरियाणा से भी कनेक्शन रहा है। देवीलाल के दौरान वो सांसद रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री भी बने। हरियाणा से बेहद उनका दिलचस्प कनेक्शन रहा। किसान परिवार से वो आते हैं, लेकिन जिस तरह से पूरी बीजेपी उनके बैक में खड़ी थी, अचानक क्या हुआ कि एनडीए की पूरी सरकार खुलकर इस बात को नहीं गले से उतार पा रही है। और जो इस्तीफा उन्होंने दिया अचानक सत्र के बीच में, जबकि वो स्वस्थ थे, कई उनके ऐसे कार्यक्रम थे जो पूरी तरह से बताए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि पूरी तरह से पुष्ट थे कि उनको वो करने हैं। अचानक इस्तीफे के दिए जाने के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है वो टाइमिंग को लेकर है। सत्र शुरू होने से पहले क्यों नहीं दिया गया। अगर स्वास्थ्य कारणों का हवाला था तो आखिर वजह क्या है और सियासत क्यों गरमा रही है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आपके साथ मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। दरअसल इस कदम के पीछे सियासी बवंडर माना जा रहा है, जिसका भी विश्लेषण हो रहा है। इधर मंगलवार को उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बकायदा ट्वीट करके जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य की बेहतरी की कामना की है, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक न होने को आधार बनाकर उन्होंने इस्तीफा दिया। अब इसके सियासी सवालों और बवंडर के कारण तलाशे जा रहे हैं। ये वही जगदीप धनखड़ हैं जिन्होंने 10 जुलाई 2025 को एक कार्यक्रम में कहा था कि ईश्वर ठीक रखे वो 2027 में ही रिटायर होंगे। फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक इस्तीफा। माननीय नंद कुमार जी, प्लीज you may retire. I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ का हरियाणा से नजदीकी कनेक्शन रहा है। चौधरी देवीलाल ने उन्हें सियासत में आगे बढ़ाया। चौधरी देवीलाल पूरे देश में घूमते थे। वो राजस्थान के सीकर से भी सांसद का चुनाव लड़े। जगदीप धनखड़ को उन्होंने जनता दल के समय में झुंझुनू से लोकसभा चुनाव लड़वाया। जीतने पर उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री भी बनवाया। इसके बाद उन्होंने फिर अपना बस्ता उठाया और जयपुर में वकालत करने लगे। सबके सामने बात आई है। निश्चित रूप से आपकी बात ठीक है कि बड़ा चौंकाने वाला सारा मामला ध्यान में आता है। लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में अपने रिज़ाइन में जो लिखा है, स्वास्थ्य कारणों से वो अपना रिज़ाइन कर रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि ईश्वर उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। खैर, इतने बड़े घटनाक्रम पर विपक्ष सरकार पर उनकी गरिमा को भूलकर उनसे अच्छा व्यवहार न करने का आरोप लगा रहा है। देखते हैं अंदर की बात कब बाहर आती है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़। तो सवाल कई है इस्तीफा देने के बाद कि आखिर सब कुछ राजी खुशी हुआ या फिर नहीं, या फिर कुछ और वजह थी। चाहे वो
जस्टिस वर्मा खिलाफ महाभियोग के क्रेडिट को अपने ओर लेने की बात हो, या फिर नोटिस दिए जाने की बात हो महाभियोग कार्रवाई चलाने को लेकर, या फिर विपक्ष के साथ जो नरमी की बात है, ये तमाम सवाल हैं कि जो अब गहराने लगे हैं कि आखिर क्या ये वजह रही है जिसके चलते दबाव पड़ा जगदीप धनखड़ पर और उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। ये तमाम सवाल हैं, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, सियासत गर्म है, विपक्ष के गले के नीचे से नहीं उतर रही है बात कि आखिर इस्तीफा दिया तो अचानक क्यों दिया, वो भी सत्र जब पहले दिन का हो गया, शुरू हुआ, उसके बाद अचानक इस्तीफा दिया जाना। अंदर खाने क्या लगता है, सब कुछ ठीक चल रहा है? लगता तो नहीं कि चल रहा है। देखिए सौरभ, 74 साल के हो चुके हैं जगदीप धनखड़। जैसे इनका कद बड़ा है, अच्छी पर्सनैलिटी है चौधरी देवीलाल की तरह, तो इनके जीवन में घटनाक्रम भी बड़े तेजी से हुए हैं। दरअसल कल मॉनसून सत्र शुरू हुआ संसद का, 12 घंटे के अंदर अंदर ये सब कुछ हो गया। कोई सोच नहीं सकता था, ये अचानक जिसने सुना वो सन्न रह गया कि ये कैसे हो सकता है। हाँ। बिना कोई वजह, बिना कोई कारण के उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, बड़ी दिलचस्प घटना थी जी। लेकिन आपको बता दूं, अलग अलग विपक्ष के जो नेता हैं अपने अपने बयान दे रहे, क्योंकि बड़ा घटनाक्रम है। जाहिर है जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, मीडिया जिनके पास जाता है कि आप प्रतिक्रिया दो, तो उसमें जयराम रमेश भी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, महासचिव स्तर के नेता हैं। उन्होंने जो उनका ओपिनियन है, उनका ये कहना है, उन्होंने अपने कारण में जो बताया, उन्होंने ये कहा कि मॉनसून सत्र था कल जी 12:30 बजे दोपहर को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई गई। क्योंकि सभापति है, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, तो 12:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। ये बैठक थोड़ी देर चली थी, लेकिन अचानक ये फैसला हुआ। इस बैठक में जेपी नड्डा, चूंकि राज्यसभा में वो विपक्ष के सत्ता पक्ष के नेता हैं, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा है और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू है, दोनों मौजूद थे 12:30 बजे की बैठक में जी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, अचानक ये बैठक, थोड़ी देर चर्चा के बाद ये तय हुआ कि शाम को 4:30 बजे बैठक होगी दोबारा से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की। 4:30 बजे जब कमेटी दोबारा बैठी तो उस कमेटी में उपराष्ट्रपति थे, बाकी सदस्य थे, लेकिन किरेन रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और दूसरा जेपी नड्डा, ये दोनों 12:30 पद थे, लेकिन 4:30 बजे जो दोबारा बैठक बैठे ये आए नहीं। और राष्ट्रपति को ये बताया नहीं गया था कि दोनों बड़े नेता, एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सदन के नेता राज्यसभा में जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू, जिनकी जिम्मेदारी है कि अगर संसद चल रही है तो सारी व्यवस्था देखना संसदीय कार्य मंत्री का काम है। 4:30 बजे तक जब वो दोनों नहीं आए और इसके बाद उपराष्ट्रपति ने इंतजार किया, नहीं आए, उन्होंने फिर ये किया कि अगले दिन, मतलब आज 1 बजे के लिए बैठक डेफर कर दी थी कि कल 1 बजे बुलाएंगे बैठक, आज 1 बजे मतलब। लेकिन फिर जाने क्या हुआ, कल जब 12:30 बजे बैठक शुरू हुई, थोड़ी देर चली, लेकिन 4:30 बजे का टाइम रखा। 4:30 बजे की बैठक में जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू नहीं आए। फिर उपराष्ट्रपति ने यह कहा कि अगले दिन, मतलब आज के दिन मंगलवार को 1 बजे दोबारा बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ, अचानक 1 बजे और 4:30 बजे के बीच में जाने क्या हुआ, अभी उसका खुलासा होना है, कारण क्या है होना है। लेकिन 9:25 पर रात को इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और आज वो इस्तीफा मंजूर हुआ है। मेरे को लगता है इस सारे घटनाक्रम के पीछे जिस तरीके के उपराष्ट्रपति जिस तरीके के बयान देते रहे हैं, ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में जब ये राज्यपाल थे तो इनकी ममता बनर्जी से पटी नहीं, कई बयान उन्होंने ये बयान दिया कि मुख्यमंत्री एक वर्ग विशेष के लिए काम करती है, उनका ध्यान रखती है। फिर किसान आंदोलन था, हमें याद है, किसान आंदोलन में उपराष्ट्रपति होते हुए, हालांकि संवैधानिक पद है, इन्होंने किसानों के पक्ष में शिवराज सिंह चौहान को थोड़ा सा खींचा था कि आप कैसे मंत्री है, आप वायदे मान लेते हो, बैठक करते हो, लेकिन लागू नहीं करते। मैं किसान का बेटा हूं, मेरी हमदर्दी किसानों के साथ है, ये बयान दिया। उसके बाद भी कई चर्चित बयान है इनके, तो जीवन में कई उतार चढ़ाव रहे। जैसा हम इस रिपोर्ट में हमने बताया, चौधरी देवीलाल ने इनको चूरू और झुंझुनू, चूरू और एक शहर है राजस्थान का, हिसार से महज 40 किलोमीटर,
वो पूरा तो श्रेय वहां अपना से देवीलाल को ही चौधरी देते हैं। देवीलाल लौटूंगा को देवेंद्र मैं लोकसभा आपके में पास। चुनाव हाँ, लड़वाया ठीक है, जनता दल ठीक की है, सरकार ठीक है, थी, ठीक है। 90 की बात है। हाँ, मैं लौटूंगा तो आपके पास। जीते थे, उनको केंद्र में राज्य मंत्री बनवाया। उसके बाद चूंकि चौधरी अब तमाम कारण हैं। देश भर में घूमते रहते थे, ठीक है, ठीक है। तो इनका बड़ा दिलचस्प अतीत रहा है। ठीक है देवेंद्र, मैं लौटूंगा आपके जी। पास। अब महेश, अब सवाल ये कि क्या पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक चल रहा है या कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे माना जाए, क्योंकि सत्र जब शुरू हुआ तब वो मौजूद थे और अचानक से उनका इस्तीफा दिया जाना कुछ ना कुछ संकेत तो देता है। क्या संकेत देता है? सौरभ सातुर से बात कही जा सकती है कि यहाँ पर जगदीप धनखड़ का जिस तरीके से इस्तीफा हुआ नाटकीय घटनाक्रम था और बहुत कुछ ऐसा है कि जो पल भर में बदलता हुआ नजर आया। दो महत्वपूर्ण बयान मैं यहाँ पर जाहिर करने की कोशिश करूंगा। दो महत्वपूर्ण रिएक्शंस आए हैं। राकेश टिकैत किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता इन्हें माना जाता है, भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता राकेश टिकैत का बयान आया है। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि ये जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ है, दरअसल वो इस्तीफा नहीं हुआ, इस्तीफा दिया नहीं गया, इस्तीफा लिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण बयान जो आया है वो रणजीत चौटाला की तरफ से दिया गया। रणजीत चौटाला ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति की तरफ से इस्तीफा नाटकीय घटनाक्रम के साथ दिया गया, उसके बाद जाटों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जाट परेशान है, देश भर में जाट परेशान है। ये एक अलग तरह का रिएक्शन है और ये रिएक्शन जो आगे समझने की जरूरत भी पड़ने वाली है। जाट, देश भर के जो जाट है वो परेशान है। उसके साथ ये भी कहा रणजीत चौटाला ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे को भी ठेस पहुंची है इस फैसले से और जगदीप धनखड़ को खुद सामने आना चाहिए और असल वजह जो है वो दुनिया को, देश को बतानी चाहिए। ये जो रिएक्शन है दिया गया है रणजीत चौटाला की तरफ से। और रणजीत चौटाला का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि चौधरी देवीलाल का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, जिनके राजनीतिक जीवन में पदार्पण जो है जगदीप धनखड़ का चौधरी देवीलाल की तरफ से ही करवाया गया था। तो ऐसे में अब उन्हीं के परिवार से संबंध है रणजीत चौटाला का। और रणजीत चौटाला ये कह रहे हैं कि जाटों को अब बड़ा धक्का लगा है, जाट देश भर के जो है परेशान हैं। तो इस संदर्भ में भी इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल ये बात कही जा सकती है कि हाल फिलहाल ये कुछ दिनों पहले की बात है कि जब पूरी कांग्रेस बेहाल थी, परेशान थी और एक कोशिश कर रही थी कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाए, क्योंकि गरिमा के खिलाफ वो काम कर रहे थे और जो सदन के सभापति के तौर पर जो कुछ उनकी तरफ से किया जा रहा था वो एक उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा था, मर्यादित नहीं था, लोकतांत्रिक नहीं था। ये कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार कहते नजर आ रहे थे। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता अगर कोई जगदीप धनखड़ की कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। ना तो आरएसएस की तरफ से किसी भी तरह का कोई रिएक्शन इस संदर्भ में दिया गया है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई खास रिएक्शन दिया गया है। घंटों के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर चिंता की जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य की, लेकिन उसके अलावा अगर समझने की कोशिश की जाए तो एक तरीके की बेरुखी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाई गई है और एक तरीके का अमर्यादित जो आचरण है वो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है जगदीप धनखड़ के साथ। तो बहुत कुछ ऐसा था कि जो बदल रहा था। साफ तौर से बात समझी जा सकती है कि हाल फिलहाल के ताजा बयानों को अगर समझने की कोशिश की जाए तो कांग्रेस पार्टी के साथ कभी संबंध रहा था उपराष्ट्रपति का, लेकिन अभी जो है नजदीकियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी और राहुल गांधी को लेकर भी काफी सॉफ्ट इस वक्त जो ताजा बयान था वो देखने को मिल रहा था जगदीप धनखड़ का। कांग्रेस पार्टी को लेकर भी काफी सारे जो सॉफ्ट कॉर्नर्स है वो इस वक्त देखने को मिल रहे थे। किसी निजी कार्यक्रम में यहाँ पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कुछ अलग तरह की टिप्पणियां जगदीप धनखड़ की तरफ से की गई थी, जो कि रिपोर्ट कर दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। वो मैसेज जो है पहुंचाए जा चुके थे कि उस प्राइवेट कार्यक्रम में क्या कुछ कहा गया था उपराष्ट्रपति की तरफ से। तो तमाम चीजें थी जो एक के बाद एक रिएक्शन में तब्दील होती हुई चली गई और जिसका परिणाम जो है वो इस्तीफे के तौर पर देखने को मिला। विनीत जी, क्या असल वजह मानते हैं? क्या वजह रही होगी? राजनीतिक कारण क्या कुछ रहे होंगे? क्योंकि ये बात तो जाहिर है कि कांग्रेस के नेताओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो जाना, जो सरकार की लगातार दुहाई देते थे, सदन के अंदर भी खुद कांग्रेस महाभियोग और अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती थी और आज कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा व्यथित है। नज़दीकियाँ क्या कुछ कहती हैं? प्रधानमंत्री का सिर्फ एक एक्स पर पोस्ट किया जाना और उसके बाद किसी भी बीजेपी के नेता का एनडीए सरकार में रिएक्शन ना आना क्या कहता है? देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है जी कि स्वास्थ्य का जो आधार बनाया गया है वो तो एक
आड़ है, एक आवरण है। वास्तविकता इसके पीछे कुछ और है। जी। और देखिए, ये वास्तविकता का कारण ये भी है कि आज वो विदाई समारोह में भी शामिल नहीं हुए, आज संसद के सत्र में नहीं आए। तो एक तरह से उनकी कहीं ना कहीं ये पीड़ा है। ये देखिए, वास्तविक कारण तो बाद में स्पष्ट होंगे, जी। लेकिन अभी तक जो है ये अटकलों का दौर जारी रहेगा। और देखिए, जो विपक्ष जो है उनके खिलाफ अविश्वास लेकर आया था, जो अविश्वास व्यक्त किया था, आज वही विपक्ष जो है उनको सराह रहा है, उनके साथ खड़ा है। जी। तो ये बात समझी जा सकती है कि इस स्थिति में भारतीय राजनीति किस दिशा में जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला नहीं कर पा रही थी। अब उपराष्ट्रपति के मामले में एक और विवाद खड़ा हो गया। पार्टी के लिए स्थिति बड़ी पेचीदा हो गई। जी। बिहार के चुनाव में हालांकि अटकलें तो ये भी लगाई जा रही है कि कोई हो सकता है कि उपराष्ट्रपति बिहार से हो। जी। ये तो अटकलों का दौर जारी रहता है। लेकिन ये कल्पना नहीं थी कि उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि देखिए, कल उन्होंने जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई और कोई ऐसा आसार भी नहीं लग रहे थे। जयराम रमेश ने भी स्पष्ट कहा है कि क्या हुआ, इसके पीछे की अलग कहानी है। तो देखिए, एक तरह की इसमें राजनीति में क्या स्थिति बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी असहज अवश्य हुई है। जी। अब इस स्थिति को, इस पद को भरने के लिए पार्टी को एक और, अगर हरियाणा के संदर्भ में देखें तो हरियाणा से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अगर कोई हो सकते हैं तो वो मनोहर लाल हो सकते हैं। जी। वो नरेंद्र मोदी जी की पसंद भी है, अमित शाह की पसंद भी है और संघ की पसंद भी है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी उनका नाम लिया जा रहा था, लेकिन उपराष्ट्रपति पद बनने के लिए उन्हें करनाल लोकसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा जी, और वहां उपचुनाव कराना पड़ेगा। ये स्थिति पार्टी हाईकमान को तय करनी है कि उनकी सेवाओं को कहाँ उपयोग करना है, या वो केंद्रीय मंत्री ही बने रहेंगे। तो ऐसे में, हालांकि बिहार का भी कहा जा रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जो उपसभापति हैं राज्यसभा के हरिवंश, उनको भी अगर पार्टी जो है उस पद के लिए सोच सकती है। तो कई तरह के, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेना पड़ेगा, क्योंकि इस समय स्थिति ऐसी बनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर फैसला करने में सक्षम नहीं है, लेकिन जो ये कारण बने हैं इसके लिए पार्टी तैयार नहीं थी। इससे उपराष्ट्रपति की गरिमा को, उनके स्वाभिमान को कई ठोस पहुंची है जी। इसके कारण उन्होंने इतना बड़ा पद, जो इतना बड़ा त्याग किया है, इतना बड़ा जोखिम लिया है अपने राजनीतिक कैरियर को। हालांकि देखिए, स्वास्थ्य के आधार पर तो वो पहले भी जो देखिए अपना स्वास्थ्य उनका चल रहा था, हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता स्वास्थ्य है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी वो ये काम अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है सतर्क रहते हुए, सजग रहते हुए इस दायित्व को निभा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे वास्तविक कारण छिपे हुए हैं, वो समय के साथ स्पष्ट होंगे। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में सब सामान्य नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है, तालमेल में कमी है, समन्वय की कमी है, और किसी की जो मान सम्मान और स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचने की बात है, ये बड़ी पीड़ादायक है। और उसके वास्तविक कारण कभी ना कभी तो स्पष्ट होंगे ही। जी वीरेंद्र जी, बड़े कारण, सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या मानते हैं? धनखड़ का इस्तीफा कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जस्टिस वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से ही शुरू कराना चाहते थे। किसानों को लेकर अक्सर वो समर्थन में रहे, उनका सॉफ्ट कॉर्नर जब वो पद पर आसीन हुए तब भी रहा। क्या किसान एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं? क्या सरकार के साथ टकराव के जो तमाम मुद्दे हैं ये बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं? इनमें सबसे प्रमुख कारण कौन सा हो सकता है? देखिए, ये तो अटकलें ही लगाई जाएगी जी। वो जब विपक्ष पर हमलावर होते थे, जयललिता का भी उदाहरण हमारे सामने है, राहुल गांधी का भी उदाहरण हमारे सामने, वो विपक्ष पर हमलावर होते थे जी, और तब सत्तारूढ़ दल के जो नेता थे बहुत खुश होते थे। लेकिन वो देखिए अपनी बात को बड़ी वाकपटुता और स्पष्टवादिता के साथ कहते थे, और यही बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कल्पना भी नहीं थी, किसानों के मुद्दे पर पहले से ही मुखर रहे हैं जी। और अब ऐसा बात नहीं कि सिर्फ किसानों का मुद्दा हो जी, कोई भी मुद्दा हो अपनी स्पष्ट राय रखते थे, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन वो अपनी बात रखते थे। हो सकता है कि पार्टी नेतृत्व को कोई ऐसी बातें अखर गई हो जो पार्टी नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहा हो, और इसके पीछे देखिए कई तरह के मुद्दे हो सकते हैं, कई बातें अभी पर्दे के पीछे हैं जी। अभी तो अटकलें ही लगाई जाती रहेंगी, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वास्तविक कारण ये बात तो तय है कि उनके स्वाभिमान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, इसलिए उन्होंने पद पर बना रहना अपना नैतिक कर्तव्य नहीं समझा। उन्होंने ये पद छोड़कर ये दिखा दिया है कि वो अपने सिद्धांतों से समझौता करने वाले नहीं है।
हालांकि आधार तो स्पष्ट है जी, लेकिन इसके पीछे छिपी उनकी जो मंशा है वो स्पष्ट हो गई कि वो पद से चिपके रहना नहीं चाहते, वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करने वाले। जी। देवेंद्र, क्या लगता था कि अचानक सब कुछ हो जाएगा जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, या फिर वाकई में ये अचंभित करने वाला था, चौंकाने वाला था, या फिर अंदर खाने कुछ चल भी रहा था? जो हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, महेश ने भी उस बात का जिक्र किया कि अंदर खाने कई बार तकरार की स्थिति बनी हुई थी, और आपने भी बताया क्या ऐसी संभावना थी कि अचानक वो इस्तीफा देंगे, वो भी सत्र शुरू हो गया, तो टाइमिंग पर तो सवाल उठने लाजमी है। सौरभ, आज कांग्रेस के एक बड़े जाट नेता से मेरी बात हुई, ऐसे नेता से जिसने भूपेंद्र हुड्डा हो या कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ राजनीति की है, उसका ये कहना था कि जाट एक हद तक झुक सकता है, जाट एक हद तक झुक सकता है, अगर आपको उसको लगता है कि परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है या उसकी प्रतिष्ठा पर आघात हो रहा है, तो वो झुकता नहीं है, फिर वो रिएक्ट करता है। ये बात समझने वाली है। दूसरी बात, अभी इस घटनाक्रम को 24 घंटे नहीं हुए, रात को 9:25 पर इस्तीफा हुआ है, अभी रात को 9:25 पर 24 घंटे पूरे होंगे। ये खुलासा जरूर होगा, कारण सामने आएंगे, धीरे धीरे मीडिया भी लाएगा, नेता भी लाएंगे और कड़ियां जुड़ते चली जाएंगी। आपको एक बात और कहता हूं, जाट नाराज अगर है तो आप देखिए, सत्यपाल मलिक यूपी से आते थे, चौधरी चरण सिंह के शिष्य थे, एक तरह चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे यूपी से, बड़े नेता थे किसानों के। चौधरी चरण सिंह ने सत्यपाल मलिक को एक काबिल बनाया, उसको आगे लाया ताकि जाटों का नाम ऊपर रहे। इसी तरीके से चौधरी देवीलाल बड़े नेता थे, ये उप प्रधानमंत्री बने। इन्होंने राजस्थान के जगदीप धनखड़ को साथ दिया, उसको सपोर्ट किया, आगे लाए। तो सत्यपाल मलिक को चौधरी चरण सिंह ने जो प्रधानमंत्री थे, और चौधरी देवीलाल जो उप प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जगदीप धनखड़ को आगे बढ़ाया। तो सत्यपाल मलिक वाला जो केस आप देखा, किस तरीके से सरकार से उनकी ठन गई, आखिरी टाइम तक क्या स्थिति आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को लगता है कहीं ऐसा कुछ कारण तो सामने आएंगे, लेकिन सत्यपाल मलिक जिस तरीके से खुलकर हमले कर रहे थे सरकार पर, कि ऐसी स्थिति इस मामले में ना बन जाए कि जगदीप धनखड़ मुंह खोले और मामला और बढ़ जाए और उसका कहीं ना कहीं सेटबैक कहीं ना कहीं एनडीए सरकार के सामने आकर खड़ा ना हो जाए। महेश, सवाल यह है कि जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि एक जाट समुदाय का, जाट कम्युनिटी का बड़ा चेहरा थे, आपने भी जिक्र किया कि वो नाराजगी कहीं ना कहीं जाट कम्युनिटी के अंदर है। व्यापक स्तर पर अगर इसका पॉलिटिकली इम्पैक्ट देखें तो क्या कुछ पड़ सकता है? क्योंकि जब कारण सामने आएंगे, जाहिर सी बात है इसके प्रोस एंड कॉन्स तो होंगे। कितना असर पड़ेगा जो बीजेपी सरकार है, एनडीए सरकार है, उस पर? देखिए, सरकारों पर कोई बहुत बड़ा असर आप इसका मत मानिए, लेकिन इतना जरूर है कि जो सत्यपाल मलिक के साथ हुआ वो जगदीप धनखड़ के साथ नहीं होगा। सत्यपाल मलिक जो हैं वो हमलावर हो चुके थे, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे थे, अडानी का जिक्र वो कर रहे थे, और उनकी परिस्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है, आखिरी सांस एक तरीके से वो ले रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ बेहद दुश्वार परिस्थितियों का सामना जगदीप धनखड़ नहीं कर सकते हैं। और इस तरह की परिस्थितियां, क्योंकि सत्यपाल मलिक जो है वो जीवंत उदाहरण इस वक्त बने हुए हैं कि अगर सरकार के खिलाफ और खासकर मोदी और अमित शाह के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो उसकी देश में क्या कुछ स्थिति हो सकती है। यहाँ पर सत्यपाल मलिक जैसी परिस्थितियां नहीं झेल पाएंगे जो उप राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा वो दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद अगर विपरीत परिस्थितियों की बात की जाए तो मोदी से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता में बने रहते यहाँ किसी भी तरह का कोई रिएक्शन दिया जाएगा जगदीप धनखड़ की तरफ से। वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर मुझे लगता है कि खामोश हो जाएंगे, उतना हौसला उनके पास नहीं होगा। और उम्र का भी जिक्र किया जाए तो यहाँ पर हालांकि उम्र काफी ज्यादा जगदीप धनखड़ की भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उतना हौसला नहीं जुटा पाएंगे। जिस कदर जो है मर्यादा को तार तार करके, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की हर बात का समर्थन कर रहे थे, तो ऐसे में बियॉन्ड द पार्टी लाइन और बियॉन्ड द एथिक्स वो जाकर हर चीज को डिफेंड करने की, अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में यहाँ उतनी हौसले की उम्मीद यहाँ पर नहीं की जा सकती जगदीप धनखड़ से। और साफ तौर से मानकर चलिए कि अब वो चुप होने वाले हैं, खामोश रहने वाले हैं, कोई असल कारण अगर कोई है तो उसका इजहार वो नहीं करेंगे। भले रणजीत चौटाला कुछ भी कहें या जाटों की नाराजगी की वजह कुछ भी हो, जाटों की तरफ से कोई बहुत बड़ा
पॉजिटिव रिएक्शन उनके लिए नहीं रखा गया था। मतलब झुका हुआ जाट और टूटी खाट, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो जगदीप धनखड़ के लिए जाट पहले से कर रहे थे। तो ऐसे में कोई बहुत बड़े परिवर्तन की बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर जाटों की तरफ से कहा जाएगा कि हमारा जो सबसे बड़ा चेहरा था उसे अब दरकिनार कर दिया गया। बिल्कुल, इसका इंपैक्ट क्या कुछ होगा और आने वाले समय में क्या कुछ कारण निकल कर आते हैं, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।